जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, रोमन साम्राज्य की। या इमारतें जो मिली हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, अस्थियां मिली हैं, लोहे और पत्थर के औजार मिले हैं, ये सारी के सारी चीजें हमको इस साम्राज्य के बारे में बेटा जानकारी उपलब्ध करा रही हैं। ये सीनेट जब तक प्रभावशाली रही, जब तक रोम के अंदर गणतंत्र रहा, रिपब्लिक सिस्टम रहा। रोमन साम्राज्य के पतन के कारण क्या रहे, संकट आप लोगों को इस तीसरी शताब्दी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर आप सभी का PW आर्ट्स हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 11th इतिहास के 3 महाद्वीपों में फैले हुए साम्राज्य की। एक ऐसा साम्राज्य जिसने अपने दौर में अच्छे और बुरे हर दौर हर वक्त को देखा। हम बात कर रहे हैं जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, रोमन साम्राज्य की, जो दुनिया का सबसे बड़ा सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक माना जाता है। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को NCERT से पूरी तरीके से पढ़ लिया है या मेरी ही क्लास से आप लोगों ने इसको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ रखा है और आप एक ऐसी वीडियो चाहते थे कि अली सर हमारा बेहतरीन तरीके से 15-20 मिनट में एक अच्छा सा रिवीजन हमको मिल जाए इस चैप्टर का, बस वही लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। देर नहीं करेंगे, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रोमन साम्राज्य की जानकारी के महत्वपूर्ण सोर्स क्या हैं? तो हमारे पास 3 प्रकार के सोर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पहला, पाठ्य सामग्री। इसमें उस समय के जितने भी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, जिनको हम साहित्यकार कह सकते हैं, उनके द्वारा लिखे गए पत्र या फिर कानून या यात्रा वृत्तांत या जीवनी जो लिखी गई हैं, उनसे हम लोगों को रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। इसके अलावा आप लोग देखोगे कि जो पेपायरस के पत्ते थे, उनके ऊपर राजा लोग रोमन साम्राज्य के उनके ऊपर कई सारे आदेश लिखवा दिया करते थे, वो भी हम लोगों को मिले हैं, जिससे हम लोगों को इस साम्राज्य की जानकारी देखने को मिलती है। इसके अलावा हमारे पास और कौन से महत्वपूर्ण सोर्स हैं? तो भौतिक अवशेष जो हम लोगों को यहां से खुदाई में मिले हैं, जो हम आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये इसके पुरातात्विक एविडेंस हैं। जैसे हम लोगों को यहाँ की जब हम लोगों ने खुदाई की, आभूषण हम लोगों को मिल गया, या इमारतें जो मिली हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, अस्थियां मिली हैं, लोहे और पत्थर के औजार मिले हैं, ये सारी के सारी चीजें हमको इस साम्राज्य के बारे में बेटा जानकारी उपलब्ध करा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा आप लोगों को कि जो रोमन साम्राज्य था, ठीक है, ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है। ठीक है, 3 महाद्वीप कहां कहां ली सर? तो देखो आप लोग इधर देखना, ये आप लोगों का भूमध्य सागर है ना, ये भूमध्य सागर आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, भूमध्य, ठीक है, भूमध्य सागर आप लोगों को देखने को मिलता है। और भूमध्य सागर के चारों ओर रोमन साम्राज्य था 3 महाद्वीपों में। तो इस ओर आप लोगों को यूरोप महाद्वीप देखने को मिलेगा बेटा, इस ओर आप लोगों को एशिया महाद्वीप देखने को मिलेगा, और इस ओर आप लोगों को अफ्रीका महाद्वीप देखने को मिलेगा। यस या नो? तो इसीलिए तो आप लोगों की NCERT में लिखा गया है कि जो भूमध्य सागर था, यह रोमन साम्राज्य का क्या था? हृदय था। सीधा आप लोगों से MCQ पूछा जाएगा, क्यों हृदय था? क्योंकि इन तीनों महाद्वीपों से यह हिस्सा घिरा हुआ था, और इनकी जो पूरी जो रोमन साम्राज्य था, उनकी कैपिटल ही आप लोगों को यूरोप में इसी भूमध्य सागर के निकट आप लोगों को देखने को मिलती है। यस या नो? तो इसकी सीमाओं की बात करें तो उत्तर में राइन नदी और डेन्यूब नदियां इसकी उत्तरी सीमा बनाती थी, जबकि दक्षिण में यहां नदियां बह रही हैं बेटा, है ना, राइन नदी, डेन्यूब नदी, और दक्षिण में अफ्रीका में सहारा का मरुस्थल आप लोगों को देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, तो ये इसकी आप लोगों को सीमाएं बनाता हुआ दिखाई देता है। आगे बढ़े तो अब एक चर्चा आप लोगों से मुझे एक चीज और करनी है कि जो रोमन साम्राज्य था, है ना, इस रोमन साम्राज्य का अगर कोई चिर प्रतिद्वंदी था तो वो ईरान था। ईरानियों से अक्सर इनकी लड़ाई होती रहती थी। ठीक है, मतलब इस रोमन साम्राज्य से बिल्कुल सटा हुआ था ईरान के अंदर, ठीक है, ईरानी साम्राज्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसमें। अब रोमन साम्राज्य के अंदर आप लोगों को 3 चेहरे देखने को मिलते हैं, मतलब रोमनों की पूरी राजनीति इन 3 चेहरों के आसपास ही आप लोगों को देखने को मिलती है। इसीलिए रोमन साम्राज्य के 3 पिल्लर कहे गए हैं। पहला
राजा। ऐसा कहा जाता है कि सारी वास्तविक ताकत जो थी वो राजा में थी। ठीक है, अंतिम केंद्र भी यही था। हर चीज, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, ठीक है, हर चीज में निर्णय लेने का अधिकार इसी के पास आप लोगों को देखने को मिलेगा। रोमन साम्राज्य का जो सिंहासन आप लोगों को देखने को मिलेगा वो पारिवारिक वंशानुक्रम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब मेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसका बेटा, या अगर बेटा नहीं है तो वो गोद लेके भी शासन चला सकते हैं, क्योंकि इस साम्राज्य में गोद लिए बच्चे भी शासन चलाएं, जैसे जूलियस सीजर का बेटा अगस्टस, जिसे ऑक्टोवियन कहा गया है। ठीक है, चलिए, अगस्टस का बेटा आप लोगों को टिबेरियस देखने को मिलेगा। खूब सारे राजा हुए हैं यहां पर। ठीक है, तो पहली चीज आप लोगों ने पहला चेहरा या पहला मोहरा देखा, सम्राट। दूसरा थी सीनेट। सीनेट कौन थी बेटा? तो जिसको, जैसे को आप लोग, जैसे हमारे यहां राज्यसभा लोकसभा होती है, ऐसे ही यहां भी राजा पे कंट्रोल रखने के लिए जो कुलीन लोग, कुलीन मतलब पैसे वाले लोग, अभिजात वर्ग मतलब पैसे वाले लोग, जो पैसे वाले लोग होते थे, उन्होंने एक संस्था बना रखी थी राजा को कंट्रोल करने के लिए, जिसको सीनेट कहा गया। यह सीनेट जब तक प्रभावशाली रही, जब तक रोम के अंदर गणतंत्र रहा, रिपब्लिक सिस्टम रहा। लेकिन जब अगस्टस ने इस रोमन साम्राज्य के अंदर राजतंत्र स्थापित किया, प्रिंसिपेट की स्थापना की, उसके बाद से इस सीनेट नामक जो संस्था थी, इसका वर्चस्व खत्म हो गया। ठीक है, और जैसे जैसे सेना में पावर आगे बढ़ती जाएगी, सेनेट आप लोगों को बिल्कुल कमजोर होती हुई दिखाई देगी रोमन साम्राज्य के अंदर। तीसरा चेहरा आप लोगों को सेना देखने को मिलती है। याद रखना बेटा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ये, कि रोमन साम्राज्य पहला ऐसा साम्राज्य आपको सुनने को मिलेगा जिसमें सेना व्यावसायिक थी। मतलब आप लोग देखोगे नगद वेतन दिया जाता था, कम से कम 25 साल यहां सेवा देना होती ही थी। मतलब इतने साल तो आप लोगों को यहां काम करना ही है। और भाई साहब, यहां सैनिकों की संख्या लगभग 6 लाख से अधिक थी। अब इतना बड़ा साम्राज्य था, रोम से लेकर आप लोग देखोगे एंटीओक तक आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, पूर्व पश्चिम दोनों दिशाओं में शासन था। ठीक है, तो इतनी ताकतवर सेना की तो जरूरत लगेगी ही साहब। याद रखना बेटा, पहला राजतंत्र 2700 बीसी में शुरू है ना, आप लोगों को स्थापित होता हुआ दिखाई देगा, और यहीं से राजतंत्र की स्थापना होती हुई दिखाई देती है 2700 ईसा पूर्व में। कौन करेगा? तो जूलियस सीजर का बेटा ऑक्टोवियन, जिसको अगस्टस भी कहा जाता है, इसी ने यहां पर आप लोग देखोगे राजतंत्र की शुरुआत आप लोगों को करता हुआ दिखाई देता है। चलिए, आप हम आगे चलकर इसमें बात करें तो हाँ, अब मैं आप लोगों से अगली हेडिंग, यहां के प्रांत और यहां की कर व्यवस्था कैसी होती थी। तो इटली को छोड़कर साम्राज्य के सभी क्षेत्र प्रांतों में बटे हुए थे, मतलब राजधानी क्षेत्र को छोड़कर, जिनसे लगातार नियमित तौर पर टैक्स लिया जाता था। हेराड के समृद्ध राज्य से प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियस यहाँ की करेंसी थी, राजस्व राजा को आता था। ठीक है, चलिए, हाँ, शहरों के माध्यम से नियंत्रण। ठीक है, मतलब यहां हम बात करें, जो रोमन साम्राज्य था, इसमें जो नियंत्रण रखा जाता था अलग अलग क्षेत्रों में, मतलब खासतौर पर दूर दराज के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो शहरों के माध्यम से कंट्रोल रखा जाता था। जैसे मान लो ये बहुत सारे गांव हैं, इसके बीच में एक शहर बचा दिया करते थे, तो आसपास का पूरा कंट्रोल, ठीक है, यही आप लोगों को रखता हुआ दिखाई देगा। कौन? तो सिकंदरिया, एंटियोक, कार्थेज जैसे बड़े शहरी केंद्रों ने, ठीक है, आप लोग देखोगे ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी तादाद में कर वसूला और ग्रामीण क्षेत्रों पर कंट्रोल बनाए रखा। आगे बढ़ते हैं, शहरी जीवन की विशेषताएं क्या थी? यहां के शहरों में खाद्यान्न की कमी नहीं होती थी। यहां सार्वजनिक स्नानागार और मनोरंजन के साधन उपलब्ध थे। कैलेंडर के अनुसार वर्ष में कम से कम 176 दिन शहरों में प्रदर्शन और कार्यक्रम आप लोगों को होते हुए दिखाई देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस साम्राज्य में मैंने कहा ना कि पीछे अभी आप लोगों को मैंने जब शुरुआत की, मैंने कहा आप लोगों को कि इस साम्राज्य ने अच्छे और बुरे दिन दोनों देखे थे। तो इसके लिए बुरा दिन कौन सी शताब्दी रही बेटा? तो तीसरी शताब्दी का संकट। तो तीसरी शताब्दी में क्या हुआ? तो ईरानी राजवंश जो था, सासानी वंश, ठीक है, वहां
जो उदित हुआ ये वंश, उसने इन रोमनों की राजधानी एंटियोक पर कब्जा कर लिया था। और ईरान का एक राजा था सुपुर प्रथम, उसने ये दावा किया था कि मैंने लगभग 60,000 रोमन सैनिकों को मारा है और मैंने उनकी पूर्वी राजधानी पे कब्जा। ये संकट भरा काल था, ये बात है 225। तो पहला जो संकट था वो सासानी वंश का ईरान के अंदर उदित होना और वहां के जो राजा रहे उनके द्वारा बड़ी तादाद में कत्ले आम मचाना। इसके अलावा जर्मन मूल की जनजातियों ने भी लगातार आक्रमण किए। और जर्मन मूल की जनजातियां कौन थी? अल्मन्नाई, फ्रैंक, गोथ, ये जनजातियां रहीं। ये उत्तरी दिशा से आकर राइन और डेन्यूब वाली सीमा में रोमन साम्राज्य की, वहां आकर रोमन सैनिकों को ये मार मार के जाते थे, लूट के जाते थे और इन्होंने भी बहुत परेशान किया है। इसके अलावा राजनीतिक अस्थिरता, राजा लोग लगातार मरते रहे, कत्लेआम होता रहा। ऐसा कहा जाता है कि तीसरी शताब्दी में 47 वर्षों में 25 राजा गद्दी पर बैठे और आंतरिक तनाव और गृह युद्ध की स्थिति बनी रही। तो ये 3 बड़े संकट आप लोगों को इस तीसरी शताब्दी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं रोमन समाज जो था इसकी मुख्य विशेषताओं की, कि यहां का समाज की क्या विशेषताएं हैं। पहली चीज, सामाजिक संरचना। समाज मुख्य रूप से एकल परिवार व्यवस्था पर आधारित था। मतलब आप लोग देखोगे, मतलब रोमन साम्राज्य में जॉइंट फैमिली कल्चर आप लोगों को ज्यादा देखने को नहीं मिलता। वयस्क पुत्र अपने पिता के साथ रहना नहीं चाहते थे, जैसे ही बड़ा होते थे शादी करके वो अलग हो जाते थे, जैसा आज हमारे यहां होता है। ठीक है, महिलाओं की स्थिति माना जाता है कि बहुत अच्छी रही है। तो विवाह के बाद भी महिलाएं अपने पिता की संपत्ति पर पूरा कानूनी अधिकार रखती थीं, जैसा कि आज हमारे यहां होता है ना। उसे अपने पिता से विरासत में मिली संपत्ति, प्राचुर संपत्ति मिलती थी। तलाक देना बहुत आसान था, इसके लिए केवल नोटिस देना ही काफी होता था। विवाह की आयु देखिए, जैसा कि आज वर्तमान में ही जी रहे हो हम लोग। ठीक है, पुरुषों की शादी आमतौर पर 28 से 32 वर्ष के अंदर होती थी और लड़कियों की शादी 16 से 23 के बीच में होती थी। नकारात्मक पहलू क्या रहा यहाँ के समाज का? तो समाज में पतियों द्वारा पत्नियों की पिटाई आम बात थी। चलिए मजाक कर रहा हूं। चलिए, पिता के पास कानूनी अधिकार था, चाहे तो शिशुओं को जीवित रखे या उन्हें मरने के लिए छोड़ दे। साक्षरता दर केवल काम चलाऊ, मतलब सीमित मात्रा में आप लोगों को यहां देखने को मिलती है। आर्थिक पहलू पर चर्चा करें, दासों की स्थिति पर चर्चा करें, तो व्यापारिक वस्तुएं और कंटेनर, शराब और जैतून के तेल जैसे तरल पदार्थों की ढुलाई के लिए मिट्टी के मटकों का उपयोग किया जाता था, जिन्हें एम्फोरा कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा जैतून का तेल लाने और ले जाने के लिए विशेष कंटेनर का प्रयोग किया जाता था, जिसे ड्रेसल टोंटी भी कहा जाता है। क्षेत्रीय विकास की बात करें तो इटली का कैंपेनिया, मिस्र का गैलीली और सिलिली, ठीक है, यह बहुत ही विकसित और उपजाऊ क्षेत्र थे। इसके विपरीत स्पेन का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र कम विकसित आप लोगों को देखने को मिलता है, जहां के लोग पहाड़ की चोटियों पर बने गांवों में रहते थे, जिन्हें कैस्टेला कहा जाता था। तो कई बार एग्जाम में लिखने को आ जाता है कैस्टेला क्या है। ठीक है, तो ये बात लिख दीजिएगा। दासों की स्थिति के ऊपर हम लोग यहां पर डिस्कस करें कि दासों की क्या कंडीशन थी। तो दासों को कानूनी तौर पे संपत्ति और पूंजी का निवेश माना जाता था। अगस्टस के समय इटली की 75 लाख आबादी में से 30 लाख आप लोगों को दास अर्थात गुलाम देखने को मिलेंगे। दासों को जंजीरों से बांधकर, दागकर और छोटे समूह बांटकर काम कराया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब परवर्ती पूरा काल और फिर होंगे रोमन साम्राज्य के अंदर प्रशासनिक सुधार। और जो रोमन साम्राज्य संकट में पड़ा था, ये जो डायक्लेंशियन आप लोगों को आते हुए दिखाई देंगे, इसका बेटा जो आता हुआ दिखाई देगा, जो सुधार करेंगे, रोमन साम्राज्य वापस अपने ग्रोथ कर जाएगा। तो 4वीं से 7वीं शताब्दी के काल को परवर्ती पूरा काल के नाम से जाना जाता है रोमन साम्राज्य में। इसमें सम्राट डायक्लिशियन के सुधार काफी फेमस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिन्होंने इस एरा में यहां पर शासन किया है। सबसे बड़ी चीज, इन्होंने साम्राज्य का आकार छोटा किया, मतलब बहुत बड़ा जो साम्राज्य था, फालतू के जो हिस्से थे उनको इन्होंने कम किया, जिसकी जितने क्षेत्र की जरूरत थी। मतलब मान लो इतना बड़ा रोमन साम्राज्य था, इन्होंने कहा कि भैया मेरे को सिर्फ इतने की जरूरत है, इसको छोड़ दो। ठीक है, दूसरे लोग रहे तो हमको सिर्फ इतने से काम चला लेना है। ठीक है, अब सीधी बात है, इतना बड़ा के लिए सेना भी ज्यादा रखना पड़ा, खर्चा भी ज्यादा। इन्होंने खर्चा वर्चा कम करने के लिए सारा किया। फिर इन्होंने छोटा राज्य करने के बाद सीमाओं के ऊपर किले बनवा दिए। भैया डायक्लेंशियन के सुधार लिखने को आते हैं तुम्हारी एग्जाम में। तो सीमा सबसे पहले तो छोटा आकार किया,
सीमाओं पर किले बनवाए। इसके अलावा सैनिक कार्यों से असैनिक कार्यों को अलग कर दिया। मतलब सैनिकों का काम सिर्फ अब क्या करना होगा, सीमा की सुरक्षा करना होगा, टैक्स वसूलना नहीं होगा। ठीक है, तो सैनिक असैनिक कार्यों को इन्होंने अलग करवा दिया। ठीक है, सेनापतियों को अधिक अधिकार दिए गए। अब इनका बेटा आया आगे चलकर कॉन्स्टेंटाइन। ये इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड के बीच में शासन किया है। इसने क्या सुधार किए हैं, तो इसने करेंसी को लेकर सुधार किए। इसने सॉलिडस नामक एक नया सिक्का चलाया था। इसके अलावा इसने राजधानी कस्तंतुनिया को साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया था, जो 3 ओर से समुद्र से घिरी थी। इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण सुधार, इसके भी सुधार लिखने को आते हैं बेटा कॉन्स्टेंटाइन के। इसने ईसाई धर्म अपनाया था। यह प्रथम ईसाई सम्राट था रोमन साम्राज्य का, और पूरे राज्य का धर्म ही ईसाई धर्म घोषित कर दिया था इसने। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, हम लोगों का सेकंड लास्ट हेडिंग और बचा है इसमें, रोमन साम्राज्य के पतन के कारण क्या रहे। तो पहला, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। लगातार आंतरिक भ्रष्टाचार, कमजोर शासक, उत्तराधिकारियों के किसी निश्चित नियम का ना होना, इस वजह से रोमन साम्राज्य का पतन हुआ है। दूसरी चीज, आर्थिक संकट। अगर डायक्लिंसियन और हम बात करें कि वो जो सुधार उन्होंने किए थे वो नहीं होते तो यह साम्राज्य और पहले ही खत्म हो जाता, जो लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी में हुआ आगे चलकर। तो इन्होंने काराधन में अत्यधिक वृद्धि, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, अत्यधिक सैन्य खर्चे की वजह से व्यापार में गिरावट आ गई, आर्थिक संकट में फंस गया रोमन साम्राज्य, और यह धीरे धीरे खत्म होता गया। बाहरी आक्रमण भी हुए, ससानियों ने आक्रमण किए, जर्मन मूल की जनजातियों ने आक्रमण किए, जिसकी वजह से यह धीरे धीरे यह साम्राज्य सिकुड़ता गया। ठीक है, चलिए अब विश्व को रोमन साम्राज्य ने क्या दिया, तो विश्व को रोमन साम्राज्य की देन क्या है। तो पहली, चलिए ये भी क्वेश्चन है बेटा, याद रखना, लिखने को आता है। तो पहला, रोमन कानून। ठीक है, जो आज भी कई देशों के कानूनों का आधार है। इसके अलावा भवन निर्माण कला दी बेटा, वास्तुकला, इंजीनियरिंग के बेजोड़ नमूने आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मजबूत प्रशासनिक और सैन्य संगठन की शिक्षा दी। शहरी जीवन और उन्नत व्यापार प्रणाली का इन्होंने विकास किया, और ईसाई धर्म का वैश्विक प्रचार प्रसार किया गया। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। जैसा कि मैंने वादा किया था कि 15 से 20 मिनट में पूरे चैप्टर का रिवीजन करा के आप लोगों को दे दूंगा। जब भी देखोगे आप लोगों को बहुत मजा आएगा, और इससे पहले एक बार इसको एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लीजिएगा। नोट्स बना रखे हैं तो आप लोगों का बहुत बेहतर तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।